नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीती रात ये सनसनीखेज दावा किया कि संसद में उनके चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद प्रवर्तन निदेशालय उनके आवास पर छापेमारी की योजना बना रहा है, लेकिन वो खुली बाहों के साथ ईडी अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। राहुल ने अपने इस पोस्ट में ईडी के आधिकारिक एक्स हैंडल को टैग भी किया। इसके बाद ये अटकलें लगने लगी कि क्या अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जैसे विपक्ष के बड़े नेताओं के बाद ईडी का अगला शिकंजा राहुल गांधी पर कसने वाला है। राहुल के इस पोस्ट के बाद बीजेपी ने तुरंत पलटवार शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं ने राहुल पर देश से झूठ बोलने और गुमराह करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार झूठ बोल रहे हैं। तो राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि वो वायनाड में हुई त्रासदी और उसमें अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने यह बड़ा आरोप लगाया कि राहुल गांधी और विपक्ष की घेराबंदी से परेशान होकर सरकार उनको फंसाने की साजिश कर रही है। इसमें विदेशी हाथ भी शामिल हैं। दरअसल राहुल गांधी से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की थी। उस दौरान इस अखबार के जहां जहां पर कार्यालय थे, आज उस जमीन की कीमत हजारों करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। ये अखबार 2008 में खराब आर्थिक हालात के कारण बंद हो गए थे। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया था कि इन्होंने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की प्रॉपर्टी गलत तरीके से हासिल कर ली है। उन्होंने इसमें आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का केस किया था, लेकिन 2014 में ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की शंका जाहिर करते हुए ईडी ने अपनी एंट्री कर ली। तब से ईडी और कांग्रेस नेताओं के बीच दांव पेच चल रहे हैं। ईडी ने जून 2022 में इस मामले में राहुल से 5 दिनों में करीब 55 घंटे तक पूछताछ की थी। कोर्ट ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत दी हुई है। कांग्रेस और गांधी परिवार का आरोप है कि ईडी राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इस मामले में कोई लेन देन नहीं हुआ है और ना ही किसी को आर्थिक फायदा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद यह मामला कांग्रेस और गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है। ऐसे में शुद्ध सियासत में यह सवाल उठाना लाजमी है कि क्या ईडी एक बार फिर राहुल से पूछताछ करना चाहती है? इस केस में राजनीति कौन कर रहा है, राहुल गांधी या सरकार? मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी अपना काम कर रही है या राजनीतिक औजार बन गई है? और इन तमाम सारे बड़े सवालों के साथ अपने इस चर्चा को हम आगाज देंगे और हमारे साथ जो खास मेहमान इस चर्चा में शामिल रहेंगे उनमें से बीजेपी प्रवक्ता के रूप में बालकृष्ण पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में नितिन जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में नवीन जी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता नितिन जी से ही सवाल ले लेता हूं। बीजेपी नेताओं का बीजेपी नेताओं की तरफ से बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वायनाड भूस्खलन मामला इतना बड़ा हुआ, राहुल गांधी पर तमाम सारे सवाल उस पर उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब देने से बचने के लिए राहुल गांधी नई कहानी गढ़ रहे हैं कि उनके खिलाफ ईडी की छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। नितिन जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल जी की देश हितैषी, समाज हितैषी राजनीति से और आक्रामकता से पूरी तरह डर चुकी है। अभी जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं वो राहुल जी की मेहनत का ही परिणाम है। उनकी जो जमीन पर मेहनत है उस बात ने भारतीय जनता पार्टी को भ्रमित कर दिया है और विचलित कर दिया है। उन्हें मालूम था कि राहुल गांधी देश की संसद में अगर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो देश की संसद में गरीबों के मुद्दे उठाएंगे, देश की संसद में महंगाई के मुद्दे उठाएंगे, देश की संसद में शोषित और पीड़ितों के मुद्दे उठाएंगे। अगर राहुल गांधी ये मुद्दे संसद में उठाएंगे तो जो हम भ्रम फैला रहे हैं वो भ्रम जनता से टूट जाएगा और लोगों को भारतीय जनता पार्टी की असल राजनीति समझ में आ जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। इस रणनीति के तहत केवल वो राहुल जी पर अटैक क्यों करते हैं? उन्हें मालूम है कि आक्रामकता, राहुल जी की जो आक्रामकता है
और जो जनहित की पॉलिसी है, तो भारतीय जनता पार्टी बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है। और यही कारण है नितिन जी, कि बार-बार राहुल गांधी जी को टारगेट किया जाता है। नितिन जी आपके पास आऊंगा। बालकृष्ण पांडे जी से एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास फिर आ रहा हूं मैं आपके पास। बालकृष्ण पांडे जी, राहुल गांधी ने अपने 29 जुलाई वाले चक्रव्यूह भाषण में चक्रव्यूह को पद्मव्यूह की तरह बताया और कहा कि पद्मव्यूह उल्टे कमल की संरचना की तरह होता है और कमल चूंकि आपका चुनाव निशान है, बीजेपी का चुनाव निशान है। राहुल गांधी ने उसमें यह भी कह दिया, आपने सुना भी होगा 29 जुलाई वाला उनका स्पीच जो हाउस में बोले थे वो, उसमें यह भी उन्होंने कहा कि कमल का वो निशान है जिसे पीएम मोदी सीने पर लगाकर घूमते हैं। और उसके बाद से ही आज उनका ये बयान आया कि इस चक्रव्यूह वाले भाषण से बीजेपी नाराज है और हमारे साथ ईडी ऐसा ऐसा कर सकती है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। पहला विषय आपने कमल के निशान पे उन्होंने जो बात कही, इनके पिताजी का भी नाम था राजीव और राजीव का अर्थ भी कमल ही होता है। तो कमल की, और कमल इस देश का राष्ट्रीय पुष्प भी है, तो कमल के विषय में ऊल जलूल इनको प्रलाप और हरकत नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने जो अभी जो आरोप लगाया है इन्होंने कि ईडी छापेमारी करने आ रही है, तो नेशनल हेराल्ड केस में जिसमें कि यंग इंडिया सहित 7 अन्य आरोपी हैं और यंग इंडिया में इनका और श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी का 38% शेयर है, जिसमें ये उसमें झेलते हैं, जमानत पे हैं और 754 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। तो निश्चित रूप से रात में राहुल गांधी की मना स्थिति कैसी होती है, मुझे देश का हर नवयुवक और देश का हर नागरिक जानता है। तो कई बार उस प्रकार की मना स्थिति में होने पे और दूसरे जो मूड में होने पे इस प्रकार की चीजें वो करते हैं, तो उनको कई बार आकाशवाणी हो गई होगी। और क्योंकि जो पाप इन्होंने किए हैं, तो वो पाप जब रात में याद आते हैं किसी अन्य स्थिति में, तो वो पाप जब याद आए होंगे तो ईडी की भविष्यवाणी इनको हुई होगी कि ईडी हमारे यहाँ छापा मारने वाली होगी, कोई गलती इनको कोई अपने कुकर में याद आए होंगे 58 सालों में जो इन्होंने किए हैं। तो इस प्रकार की चीजों में ये अनलगत लाभ करते रहते हैं। और निश्चित रूप से एक और विषय भी है कि क्योंकि वायनाड में जिस प्रकार से इंडी गठबंधन की वहाँ सरकार है और जिस प्रकार से 300 से 500 के आसपास लोग वहाँ मारे गए हैं भूस्खलन आदि में, उससे भी देश के जनमानस का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के अनर्गत प्रलाप वो करते रहे हैं। नहीं, उस पे राहुल गांधी का क्या रोल है? नहीं, उस पे जो वहाँ की व्यवस्थाएं थी, जिस प्रकार से वहाँ अगर सेंट्रल की एनडीआरएफ की चीजें न लगी होती वहाँ, तो वहाँ मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ता है। स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पूरी तरीके से नाकाम रही है। नहीं, बीजेपी नेता बालकृष्ण जी, चलिए इस पे अगली बार हम सवाल करेंगे, लेकिन नवीन जी से भी एक सवाल कर लेता हूँ। नवीन मैं जी, एक बात और कह दूं कि मैं एक अंतिम बात कह दूं कि वास्तव में राहुल गांधी अब रियल लीडर नहीं है, रील लीडर हो गए हैं। तो ये राहुल गांधी का चरित्र है कि नए नए सनसनी पैदा करना और नई नई चीजें करते रहना, और भ्रष्टाचार की गर्त में इनके नेतृत्व में इनकी सरकारें और इंडी गठबंधन की सरकारें डूबी है। तो ईडी का स्वप्न आना इनका जायज है, और अगर इन्होंने कोई अपराध, कोई भ्रष्टाचार किया है तो निश्चित रूप से ईडी से इनको डरना चाहिए। जी बिल्कुल। नवीन जी, राहुल गांधी इस तरीके के बयान देकर केंद्र सरकार के खिलाफ पेशबंदी कर रहे हैं या फिर ईडी के खिलाफ पेशबंदी है, और राहुल गांधी इस तरीके के बयानों के जरिए कहना क्या चाहते हैं? देखिए आलोक जी, बड़ी स्पष्ट सी चीज है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि केजरीवाल को लगभग 9 सम्मन किए ईडी ने और उसके बाद गिरफ्तार नहीं कर पाई। सडनली उनके खिलाफ एविडेंस तैयार किए जाते हैं और जिस तरीके से शेखर रेड्डी को गवाह बनाया जाता है और उनके बाद उसके बयान के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हो सकता है ईडी को इस तरीके के इंस्ट्रक्शन मिले हों कि भाई आप एक काम करिएगा, राहुल गांधी के यहाँ रेड करिए, उनके किसी पीए को उठाइए, उनके किसी विश्वास पात्र को उठाइए, उसके बाद उसको प्रेशर में लीजिए, उससे बयान दिलवाइए और बयान दिलवाने के बाद राहुल गांधी आपके शिकंजे में पीएमएलए एक्ट में उसके बाद उनको उठा के अंदर करिए, उसके बाद चलती रहेगी कार्रवाई और परमानेंटली कस्टडी में रहेंगे। मतलब इस देश से एक चीज तो देखी है कि एक डिपार्टमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करता है, उसके बाद जब उसको जमानत मिलने के आसार होते तो दूसरा डिपार्टमेंट गिरफ्तार कर लेता है। ये अपने आप में एक बड़ा अजूबा सा मामला नहीं लगता आलोक जी? निश्चित तौर पर ये अजूबा सा है। तीसरी चीज आती है कि देखिए ऐसा, इस बार अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है संसद के अंदर, और जिस तरीके से अपोजिशन बिहेव कर रहा है, निश्चित तौर पर सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और ये दिखाई दे रहा है। यदि आपकी वास्तव में ईमानदार हैं आप और बड़े निष्पक्षता के साथ आप काम करना चाहते हैं, तो क्या इस देश के अंदर केवल वही नेता दोषी है या वही नेता भ्रष्टाचारी है?
जो विपक्ष में है, या जो कांग्रेसी पहले कांग्रेस के साथ थे आज भाजपा के साथ हैं, उनके सारे दाग धुल गए। जी उनके बिल्कुल। ऊपर ईडी क्यों नवीन नहीं जी, कार्रवाई कर नवीन रहा? जी इस पर बालकृष्ण जी से जवाब लेंगे, लेकिन नितिन जी से भी एक सवाल लेते हैं। नितिन जी, जी। राहुल गांधी ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने ये कहा कि उनका चक्रव्यूह वाला बयान 2 in 1 को पसंद नहीं आया, इसलिए उनके यहाँ ये रेड हो रही है। तो 2 in 1 का आशय क्या है उनका, क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल जी ने जो भी बात कही है पूरी गंभीरता के साथ कही है, और बगैर इनपुट के इतना बड़ा बयान नेता प्रतिपक्ष और इतने बड़े परिवार का व्यक्तित्व और इतने करोड़ों देशवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी कभी झूठी बात नहीं कहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक शिक्षित नेता है भारत के, अशिक्षित नेता नहीं है। राहुल गांधी गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं। राहुल गांधी घर से भागे हुए नेता नहीं है या मजबूरी में बने हुए नेता नहीं है। राहुल गांधी देश की जनता का भला करने के लिए राजनीति में आए हैं। आप देखिए कि कितना बड़ा बयान, कितना मार्मिक बयान राहुल जी ने दिया है कि वायनाड में उन्होंने क्या कहा कि जितनी तकलीफ मेरे पिता के जाने के बाद मुझे हुई थी, उतनी तकलीफ इस भूस्खलन में मारे गए लोगों के बाद मुझे हो रही है। तो ये साधारण बात नहीं है, ये कह देना भी साधारण नहीं है। लोग तो अपने पत्नी परिवार को छोड़कर रातों रात भाग जाते हैं और एन केन प्रकरण करके पदों पर बैठ जाते हैं। वो राहुल गांधी नहीं है। आप आज की राजनीति में भारत के किसी भी नेता से, किसी भी दल के नेता से राहुल जी की तुलना नहीं कर सकती, क्योंकि राहुल जी एक सुसंस्कृत और शिक्षित और ओरिजिनल मास लीडर है समाज की। वो किसी, आप देखेंगे लोकसभा चुनाव या जो भी चुनाव रहे, उन्होंने कभी मुद्दों से भटकाने वाला बयान नहीं दिया है। उन्होंने हमेशा 3 बातें कही हैं: देश के युवा जो बेरोजगार हैं, देश की आबादी जो गरीबी में जीवन जी रही है, और तीसरा अन्याय और भ्रष्टाचार। मतलब जिस तरह ये संविधान को बदलना चाहते हैं। अरे संविधान कहा, फिर आप वही, अरे नितिन जी आप फिर वही शायद पुरानी बातें उठा रहे हैं। ये कौन संविधान को बदल सकता है? क्या बस किसी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी राजनीतिक नेता में ये दम है कि संविधान जो हमारे अंबेडकर जी ने हमारे देश को दिया, संविधान उसको बदल दे? भारत के लोकतंत्र में नितिन जी आपके पास आऊंगा। नितिन जी आपके पास आऊंगा। बालकृष्ण पांडे जी, ये सारी चीजें, बालकृष्ण पांडे जी, ये सारी चीजें, इलेक्शन खत्म हो गया, अभी भी संविधान बदलने वाली बातें हो रही हैं। ये इसका तो जवाब दे ही दीजिएगा। और एक सवाल नवीन जी ने भी किया है आपसे कि जैसे ही बीजेपी में बाहर के जो दोषी लोग आ जाते हैं, बीजेपी में प्रवेश कर जाते हैं, उनके सारे दोष खत्म हो जाते हैं, उनके सारे अपराध खत्म हो जाते हैं और गंगा जल से धुले हुए हो जाते हैं। इन दोनों बातों का जवाब आप दे दीजिए। देखिए, इसमें इस प्रकार से कोई जो कुल मिला के सरगने का जो उस गैंग का, भ्रष्टाचार की गैंग का सरदार है, सरदार ने तो बीजेपी ज्वाइन नहीं की। अब सरदार, मूल गैंग का सरदार ही मूल भ्रष्टाचार करा रहा था। अब कुछ लोग जो कहीं भी किसी राज्य में या कहीं भी, मुझे लगता है बहुत कम संख्या होगी, 1 आध 2 4 लोग कहीं आए होंगे जो बीजेपी ज्वाइन किए हैं। निश्चित रूप से वो बता दें, जिन्होंने प्रश्न किया है राजनीतिक विश्लेषक जी ने, कि कहाँ उनके ऊपर क्या आरोप है और किस प्रकार की क्या चीजें हैं। कुछ नाम आते हैं और कई ऐसे मामले हैं जो सब पूरी, अरे सारे अपराधी आप भारतीय जनता पार्टी में भर चुके हैं। अरे भाई आलाप न करिए, तथ्यात्मक बात करिए। आप क्या नहीं करिए? आप अलीबाबा 40 चोर की जो टीम है, हमको लगता है, मुझे लगता है नितिन जी बालकृष्ण जी की बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप पर करते हैं तो आपकी को दर्शाता। मध्य प्रदेश की जो कमलनाथ जी की सरकार गिरी थी, वो क्या लोकतंत्र और विधायकों को खरीदना नहीं था? ये कौन सी सुविधा की आप बात कर रहे हैं? इमरजेंसी के बाद 1980 में 10 कांग्रेस ने 10 राज्य की सरकारें, मुझे लगता है दोनों लोगों को बारी-बारी से बोलना चाहिए, बारी-बारी से बोलना चाहिए, एक राज्य में किसी पार्टी के विधायकों का असंतोष हुआ और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तब आपको दिखता है ये आपकी जो मनोदशा है, कहीं न कहीं ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त मनोदशा है। इसको ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल, आप 10 राज्य सरकारें नवीन जी, राहुल गांधी के पूर्व लोकसभा क्षेत्र वायनाड में इतनी बड़ी घटना हुई और प्रियंका गांधी का वो भविष्य का
लोकसभा क्षेत्र है, इतना बड़ा हादसा हुआ, आपको लगता है कि राहुल गांधी को इस मुद्दे को लेकर इस पर चर्चा करनी चाहिए, इस पर दबाव बनाना चाहिए, केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, राज्य सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि पीड़ितों को अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके, वहां पर राहत कार्य तेजी से चलाए जा सके? इसके बजाय वो अपने ऊपर ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ईडी का रेड हो सकती है, ये कहां तक ठीक है? नहीं, देखिए आलोक जी, जिस तरीके से उन्होंने रात को 1 बजे के आसपास अपना वो ट्वीट किया है, तो निश्चित तौर पर उनके पास बहुत कोई कॉन्क्रीट इनपुट रहा होगा। अन्यथा कोई भी बड़ा नेता रात को 1 बजे ये ट्वीट नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि वायनाड में जिस तरीके का हादसा हुआ है वो बड़ी त्रासदी हुई है। अभी वहां पर राहत और बचाव कार्य मेरे ख्याल में केंद्रीय एजेंसी, केंद्र सरकार के प्रयासों से राज्य सरकार के प्रयास, सभी लोग लगे हुए हैं और बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ लोग जिंदा बच सकें या बचाए जा सकें। फिलहाल उनकी रिकवरी हो रही है, निकाले जा रहे हैं लोग, जैसे भी सब निकल रहे हैं वहां पर। इसके बाद आएगा कि उन लोगों को कैसे उनको स्थापित किया जाए, कैसे उनको वापस उस स्टेज पर लाया जाए जहां वो हुआ करते थे। अब उसके लिए मुझे लगता है कि जब ये चीजें क्लियर हो जाएगी घटना स्थल से, उसके बाद विपक्ष बिल्कुल सरकार से मांग करेगा और कहेगा जिस तरीके से आपने आंध्रा को विशेष पैकेज दिया है, बिहार को पैकेज दिया है, अब आप केरल के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजन करिए लोगों के लिए, जिससे इनको राहत मिले। और आपके ही न्यूज में भी आपने जैसे बताया टीवी 27 ने कि भाई वहां पर राहुल गांधी ने कहा है कि हम 100 लोगों के घर बनवा के देंगे, तो ये अच्छा प्रयास है, एक सामाजिक प्रयास है। मुझे नहीं लगता है कि ये विषय राजनीति करने के लिए हो सकते हैं। लेकिन नवीन जी, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये आशंकाएं और अंदेशे राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता के लिए शोभा नहीं देता। और मुझे लगता है इस पर जवाब लेना चाहिए मुझे कांग्रेस प्रवक्ता से। आप एक तरफ तो खुद नितिन जी, एक तरफ तो आप खुद उनकी छवि को बहुत बड़ा बता रहे हैं कि बहुत बड़े देश के नेता हैं, और हम स्वीकार भी कर रहे हैं क्योंकि 99 सांसदों के नेता हैं, वो एलओपी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता के लिए आशंकाएं और अंदेशे कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, मुझे लगता है कि ठीक नहीं लगता। देखिए, इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ क्या किया? आम आदमी पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता थे उनको बयानों के आधार पर जेल भेज दिया, सबूत के आधार पर नहीं, सत्यापन के आधार पर नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति के बयान के आधार पर। ये आप सब जानते हैं कि इतने महीने केजरीवाल जी को जेल में हो गए, अभी तक 1 रुपए की भी बरामदगी मुझे बता दीजिए। जब बरामदगी नहीं हुई है तो फिर व्यक्ति जो है जेल में कैसे है? आरोपी हो सकते हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, और चार्जशीट में अगर किसी के बयान के आधार पर आप किसी को जेल ले जाते हैं और उनका पूरा चुनाव षड्यंत्र पूर्वक आप जीतने की कोशिश करते हैं, तो यही हथकंडा तो आपने राहुल जी के साथ अपनाया है। आपने उनकी संसद सदस्यता, देश के इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन था जब आपने राहुल जी की सदस्यता को खत्म करने की कोशिश की, और की आपने, घर खाली करवाया आपने, और अब आप जो है ईडी सीबीआई का जाल चक्रव्यूह उनके ऊपर फेंकना चाहते हैं, उनको अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, राहुल गांधी वो लीडर हैं जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह से बाहर निकलना सीख लिया था। मोदी जी ये बात ध्यान रखें, और भारतीय जनता पार्टी, ये जो छल की राजनीति हो रही है और जिस तरह विपक्ष को मारा जा रहा है, ये इतिहास गवाह है कि अधर्म, असत्य और अन्याय को इस देश ने कभी भी सहन नहीं किया है, चाहे वो कितनी बड़ी ताकत हो। और मोदी ने काल नेमी की तरह जो चोला ओढ़ रखा है हिंदुत्व का, और आज भी इस बात से ये बाज नहीं आ रहे हैं, तो अगले चुनाव में आप इनकी लुटिया देखना, पानी में मिलेगी नहीं आपको। लोग कहते हैं वो आने वाला समय बताएगा। नितिन जी, बालकृष्ण पांडे जी, कांग्रेस नेताओं का ये मानना है कि कांग्रेस नेताओं का ये मानना है कि जब राहुल गांधी आक्रामक होते हैं, राहुल गांधी जब भी बीजेपी पर आक्रामक होते हैं, तब उनके खिलाफ जांच एजेंसियों को एक्टिव कर दिया जाता है। और मुझे लगता है कि वही आशंकाएं और वही अंदेशे हैं जिसको लेकर राहुल गांधी का ये बयान आया है। पहले मैं जवाब दे दूं कांग्रेस प्रवक्ता का कि कभी भी जो कौरवों के कुल में कभी अभिमन्यु नहीं पैदा होते। एक बात, कौरव के कुल
अच्छा, आप पांडा में पैदा होते हैं। आप पांडा में जब तो और अपनी दुर्योधन और दुशासनों को अभिमन्यु बनाने का यत्न दुर्योधन और दुशासनों को अभिमन्यु बनाने का यत्न न करें। प्रवक्ता एक बात संविधान के आधार पे बनाई गई जांच जी 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 बालकृष्ण जी, बालकृष्ण जी आपकी बात कही है। और इनको अगर ये कहते हैं कि कि इनको लगता है कि ईडी इनके यहाँ छापा मारने वाली है, तो ये जो इन्होंने कुकृत्य किया है वही इनको महसूस होता है, क्योंकि जैसा आप किए रहते हैं वही आपको महसूस होता है। और ऐसा कुछ एक्चुअल में हुआ नहीं। दूसरी चीज, राहुल गांधी की जो मानसिकता है वो रात 1 और 2 बजे के आसपास कैसी होती है ये पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी किस मनोदशा में चले जाते हैं और राहुल गांधी किस खानदान के परिवार के क्या नेता हैं, कैसे हैं। अब इस देश के प्रजातंत्र में खानदान और परिवार का मतलब नहीं होता है। लोकतंत्र में लीडरशिप जनता चुनती है, चुनाव होते हैं लोकतंत्र में, उसके आधार पे होता है। और इनको पिछली 3 लोकसभा चुनाव में उतनी सीटें नहीं प्राप्त हुई जिसके जितनी भारतीय जनता पार्टी इस बार प्राप्त है। तो ऐसे अनर्गल प्रलाप करने वाले ये दुर्योधन और दुशासन जो कि अपने को तथाकथित प्रयास करते हैं, जिनकी जड़ों में भ्रष्टाचार, जिनकी जड़ों में भ्रष्टाचार का रक्त है, ऐसे लोग बिल्कुल बिल्कुल बालकृष्ण जी से डरते हैं। नवीन जी के पास चलेंगे। नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगता है लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचारी को इस प्रकार लोकसभा चुनाव में 99 सीटें कांग्रेस को मिली। उसके बाद लगता नहीं कि कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए हैं राहुल गांधी, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी डिफेंसिव है। जी बिल्कुल आलोक जी, मैं वही कह रहा था कि देखिए हमने पिछले 2 कार्यकाल जिस तरीके से मोदी सरकार के देखे हैं वो विपक्ष विहीन कार्यकाल रहे हैं दोनों। अब क्या है कि इस कार्यकाल में 99 तो इनकी अपनी है, प्लस समाजवादी पार्टी, प्लस आपके AIADMK और बाकी दुनिया भर के आम आदमी पार्टी, ये सब इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें तृणमूल कांग्रेस का समर्थन इन सबके साथ में, तो एक बड़ा विपक्ष तैयार हुआ है जो करीब करीब इनके पैरेलल बैठता है। अगर भाजपा और विपक्ष को एक तरफ रखें तो दोनों की सीटें बराबर आती है, प्लस एनडीए के जो सहयोगी दल है उनको जोड़ दीजिए तो वो भाजपा के साथ। अब सबसे बड़ी समस्या भाजपा के साथ ये हो रही है कि उसके जो अपने सहयोगी दल हैं उनमें से भी कहीं ना कहीं विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से अभी 2 बार बयान अनुप्रिया पटेल का आया है, तो कहीं ना कहीं और एक चीज दिखाई दे रही है कि वो बेटर बार्गेन करने के लिए ऐसा हो सकता बयान दे रही हो, क्योंकि उनको भी अब दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में 10 सीटों पर उपचुनाव है, उसके बाद 3 राज्यों में, हालांकि वहां अनुप्रिया पटेल का कोई रोल नहीं है बहुत बड़ा, लेकिन हर व्यक्ति को लगता है कि 27 में विधानसभा का चुनाव होना और ये समय है कि अपने समाज के बीच में, अपने पिछड़ों के बीच में, दलितों के बीच में जाके हम भी अपना स्थान बना सके, हम ये कह सके कि देखिए हमने आपकी लड़ाई लड़ने के लिए ये बयान दिया था। तो भी इसकी पटकथा कह सकते हैं, ये चीज चल रही है। लेकिन ओवरऑल जो आपने सवाल किया बिल्कुल सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बैकफुट पर है, सदन के अंदर और सड़क पर भी वो बहुत कुछ कर नहीं पा रही। और सच्चाई ये है कि जनता ये चाहती है कि आपने 10 साल राज्य डिलीवर वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। बालकृष्ण जी, नितिन दुबे जी और नवीन दुबे जी, आप तीनों का शुक्रिया करूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी और विपक्ष ज्यादा आक्रामक और ज्यादा वोकल नजर आ रहे हैं। वो लगातार नैरेटिव सेट भी कर रहे हैं और सरकार को जवाब देना भी पड़ रहा है। अपने आवास पर ईडी की रेड की योजना को लेकर राहुल गांधी ने जो दावा किया है और इस पर जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है, उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी राहुल को एक और नैरेटिव सेट करने का मौका नहीं देना चाहती है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।